सीधे नारायण हृदयालय के मैनेजमेंट से चर्चा। कंपनी की ग्रुप सीएफओ संध्या जे हमारे साथ जुड़ती हुई। संध्या मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो Q2 नंबर्स अच्छे नंबर्स दिख रहे थे। आय में बढ़िया 20% का जंप, बाकी के इंटरनल्स आपकी स्क्रीन पे एबीटा बढ़िया, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, मुनाफे में 30% का जंप Q2 में ईयर ऑन ईयर नारायण हृदयालय का। संध्या मैम, पहले तो बेसिक हाइजीन चेक, किस तरह की बेड अवेलेबिलिटी थी, किस तरह की ऑक्यूपेंसीज थी, किस तरह के एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखने को मिले, उस एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड में किस तरह की ग्रोथ इस क्वार्टर में आपने डिलीवर करी? नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर के लिए नॉर्मली Q2 और Q4 हाई थ्रूपुट क्वार्टर्स रहते हैं और Q1 और Q3 थोड़े वीक क्वार्टर्स रहते हैं। हम पिछले कई क्वार्टर्स से अपने एफिशिएंसीज पे काम कर रहे हैं। उसके बारे में हमने बात भी किया है कि टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन जो हमने पिछले कई क्वार्टर से हम कर रहे हैं, उसका फ्लो थ्रू बेनिफिट कॉस्ट्स में आया है। तो जैसे हायर रेवेन्यू आए और हम कॉस्ट्स को कांस्टेंट रख पाए, तो उसकी वजह से मार्जिन में हमने एक अपलिफ्ट देखा है। दूसरी बात है कि हमने पेयर मिक्स पे भी हम कई क्वार्टर से बात कर रहे हैं कि हमने पेयर मिक्स पे काम किया है, तो उसका भी हमारा इफेक्ट आया है मार्जिन में। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ सालों पहले ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव शुरू किया था, मेनली हमारे फ्लैगशिप्स में, जहाँ पे हमने बेड रिकॉन्फ़िगरेशन करना शुरू किया था। जैसे लोअर रियलाइजेशन बेड्स, जनरल वार्ड बेड्स को प्राइवेट और सेमी प्राइवेट वार्ड्स कन्वर्ट किए, तो उसका भी हम अभी फुल बेनिफिट देख पा रहे हैं हमारे नंबर्स में। तो अगर आप पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर देखेंगे तो कोई चेंज नहीं है हमारे रियलाइजेशन में, क्योंकि हमने कोई प्राइस इंक्रीज नहीं लिया है। हम सिर्फ जनवरी में छोटा सा प्राइस इंक्रीज लेते हैं। कोई बड़ा चेंज नहीं है हमारे बेड कैपेसिटी में या फिर ऑक्यूपेंसी में। पूरा बेनिफिट आया है थ्रूपुट से, पेयर मिक्स से और हायर ऑर्डर प्रोसीजर्स से। संध्या में आपने कहा Q2 और Q4 हाई थ्रूपुट वाले क्वार्टर्स होते हैं, यानी कि ये सीजनैलिटी होती है, ये दोनों क्वार्टर्स ज्यादा बेहतर करते हैं। हाई थ्रूपुट मतलब ये क्या, वो सीजनल बीमारियों का समय होता है जिस समय बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है, ऐसा होता है कि थ्रूपुट मतलब? एक्चुअली Q1 और Q3 में थोड़ा डिमांड कम रहता है, क्योंकि Q1 में छुट्टियां आती हैं और Q3 में बहुत सारे त्योहार आते हैं। उसकी वजह से हम टिपिकली Q1 और Q3 में थोड़ा कोई जो प्रोसीजर्स जो लोग कराते हैं, सब इमरजेंसी नहीं होता। कुछ इमरजेंसीज होते हैं, बट बहुत सारे प्लान्ड सर्जरीज होते हैं। तो छुट्टियों के टाइम पे या त्योहारों के टाइम पे लोग अपने प्लान सर्जरीज पोस्टपोन करते हैं, तो उसकी वजह से उसका जो फ्लो थ्रू इफेक्ट आता है वो Q2 और Q4 में आता है। हाँ, ओके, तो ये वो हाई थ्रूपुट वाला क्वार्टर था Q2, इसीलिए आपने अच्छा जंप आता हुआ देखा। मैं सोच रहा था मार्जिन्स की बात बाद में करूंगा, पहले जरा रेवेन्यू के बारे में और डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन आपने क्योंकि मार्जिन्स की बात छेड़ दी थी, मार्जिन्स वाकई बढ़िया एक्सपैंड हुए और इवन एडजस्टेड देखूं तो भी मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो उन परफॉर्मेंस को देख के मुझे लग रहा था कि शायद आपके नए एसेट्स में बेटर स्वेटिंग हो रही होगी, इसीलिए मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, या फिर आपने बेहतर रियलाइजेशंस कमांड करे होंगे। तो आपने प्राइस हाइक्स तो लिए नहीं, तो ये बेसिकली मार्जिन एक्सपेंशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने बेड्स को रिकॉन्फिगर करा था, प्रीमियम की तरफ शिफ्ट हो गए, तो उससे मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, ये कह रहे हो आप? हमने 2016 में हम लिस्ट हुए थे, तब से लेके अब तक हमने एक भी बेड ऐड नहीं किया है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हमारे बेड्स कम हुए हैं तब से लेके अब तक। तो जो भी ग्रोथ नारायणा ने डिलीवर किया है पिछले 10 साल, वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से डिलीवर हुआ है, एग्जिस्टिंग एसेट्स को स्वेट करके डिलीवर हुआ है, एग्जिस्टिंग एसेट्स का थ्रूपुट इंक्रीज करके ही डिलीवर हुआ है। तो हमारा जो कैपेसिटी एडिशन है वो अभी से 1, 2, 3 साल में आ रहा है डिफरेंट टाइम्स पे। तो हम जो कैपेसिटी क्रिएट करेंगे तभी हमको इनऑर्गेनिक रेवेन्यू आएगा।
तो जो भी ग्रोथ आ रहा है वो एग्जिस्टिंग एसेट स्वेटिंग से आ रहा है, और उसके वाइल वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमको एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ज़्यादा काम करना है, तो हमने काफ़ी फोकस किया है थ्रूपुट में, एंड हमें हमेशा थ्रूपुट के बारे में अपने हर कॉल में बात करते हैं। तो उसकी वजह से हम वो बेनिफिट देख पा रहे हैं मार्जिन में। जब से शुरू करा तब से कोई बेड अवेलेबिलिटी, बेड्स बढ़े नहीं, ये इंटरेस्टिंग। तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन कहती है Q2 के एंड में आपके बेड्स थे 5,750, FY30 तक आपके प्लान से 7,600 प्लस बेड्स करने के, और वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा उसमें केपेक्स के थ्रू कैसे वो ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड के थ्रू आप एक्सपेंशन कर रहे होगे। तो फिर इस साल के एंड में बेड्स की संख्या FY26 एंड और FY27 एंड तक कितनी पहुंच रही होगी मैम? इस साल एंड में हमको कोई बेड चेंज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कोई कैपेसिटी नहीं लाइव हो रहा है इस साल एंड। बाय FY27 थोड़ा सा देख पाएंगे, क्योंकि एक कैपेसिटी लाइव हो रहा है, बट वो बहुत बड़ा कैपेसिटी नहीं है, तो थोड़ा छोटा सा एक इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। सिग्निफिकेंट कैपेसिटी FY28 और 29 में ही आएगा हमारा। ओके, FY28 FY29 से केपेक्स का कमिश्निंग हो रही होगी, तो सीधे फिर तब फाइनेंशियल्स में उसका फायदा मिल रहा होगा। इस बीच एसेट स्वेट हो रहे होंगे बेहतर, थ्रूपुट इंप्रूव कर रहे होंगे, इस बीच हम लोग बेड रिकॉन्फिगर कर रहे होंगे, उससे ग्रोथ आ रही होगी। अच्छा, आमतौर पे आप जुड़ते हो संध्या मैम, हम लोग इंटरनेशनल फुटप्रिंट की बात करते हैं और हमेशा चर्चा होती थी केमन आइलैंड्स की, पर इस बार तो आपने यूके बेस्ड प्रैक्टिस प्लस ग्रुप हॉस्पिटल्स को भी एक्वायर कर लिया यूके में। पहले मुझे लगा कि केमन के पास होगा तो सोचा का लॉजिक है, पर जितना यहां से दूर है उतना ही केमन से भी दूर है। तो फिर लॉजिक क्या था उस यूके चेन को एक्वायर करने का? और क्योंकि आप 128 मिलियन पाउंड्स खर्च कर रहे हो, क्या टेबल पे ला रहे हैं वो लोग आपके लिए, क्यों कर रहे हो ये? पहले तो हमने ऑलवेज इंडिकेट किया है कि हमको इंटरनेशनल मार्केट्स में इंटरेस्ट है, और जो हम केमन में क्रिएट कर पाए अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, अपने एफिशिएंसी हाई थ्रूपुट मॉडल को यूज़ करके, जो हम केमन में क्रिएट कर पाए, उसको हम किसी इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रिएट करने का इंटेंशन हमको था। बट हमारे जो थ्रेशोल्ड्स थे मार्केट चूज़ करने के लिए, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड्स थे, क्योंकि एक तो उसका जो कॉम्पिटिटर है वो इंडिया मार्केट है, जिसमें ROCEs हाई हैं, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। तो जो ऑप्शन हम लेके आते हैं वो इंडिया के कंपटीशन में बेटर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सेकेंड, हम ऐसे जोग्राफीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ स्टेबल प्रैक्टिसेस हो, जहाँ पे हम एक वैल्यू ला पाएँ। और तीसरी बात, जो ये प्रैक्टिस प्लस एसेट है, वो हमको काफ़ी हमने एक वैल्यूज़ अलाइनमेंट भी था, क्योंकि हमारा भी अफोर्डेबल एक्सेसिबल केयर का मोटो है, उनका भी अफोर्डेबल एक्सेसिबल केयर, प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं, और जो जैसे हाई क्वालिटी अफोर्डेबल केयर जो हमारा अलाइनमेंट है, वही अलाइनमेंट के साथ PPG भी चल रहा था। तो हमने सोचा कि सब जो हमारे क्राइटेरियाज जो हैं एक इंटरनेशनल एक्विजिशन, जहाँ पे हम अपने फंड्स डिप्लॉय कर पाएँ, ये हमको मीट कर पाया। सेकेंडली, ये एक लेवरेज्ड बाय आउट है, तो हमने 40 मिलियन इक्विटी इन्वेस्ट किया है, बाकी डेट फंडेड है, जो एसेट के कैश फ्लो सिर्फ सर्विस होगा। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट, एंड हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा जो शेयर्ड वैल्यू सिस्टम्स है, और हमारा जो अगर हम अपना टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस सिंक्रोनाइज कर पाएँ, हम भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और हमारा भी हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये एसेट चूज़ किया। अच्छा संध्या मैम, केमन आइलैंड्स मुझे समझ में आया था कि मेडिकल टूरिज्म के लिए क्यों ना उन्हीं के पास उस साइड ऑफ द ग्लोब हम अपने ऑपरेशन शुरू कर दें, तो मेडिकल टूरिज्म वहां पे हम अट्रैक्ट कर लेंगे। यूके क्योंकि महंगा होता है, तो आप कह रहे हो बेसिकली हम अपने एक्सपर्टीज को वहां ऑफर कर रहे होंगे। तो क्या ऐसे ही और इंटरनेशनल एक्विजिशंस आप लोग के रडार पे हैं जो आपके साथ जेल कर रहे हो, आप लुकआउट पे हो? या फिर टू पुट इट डिफरेंटली,
इस समय आपके इंटरनेशनल रेवेन्यूज केमन वाले देखूं तो 25% बैठता है, डोमेस्टिक 75%। क्या आइडियल मिक्स है जिसे आप लोग टारगेट कर रहे हो? अभी यूके के बाद रफली आधा आधा हो जाएगा हमारा मिक्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का। बट हम ऐसे एक टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं कि हमको इतना इंटरनेशनल करना है, इतना डोमेस्टिक करना है। हमारा ये मानना है कि जो इंडिया का ग्रोथ है उसको किसी भी सर्कमस्टेंस में हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करें, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इंडिया का पूरा बोरोइंग कैपेसिटी, इंडिया का कैश फ्लो, इंडिया का ग्रोथ इंडिया में ही इन्वेस्ट होगा। उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनली मनी जनरेट करते हैं और एक गुड वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी अगर हमको इंटरनेशनली मिले और उसकी वजह से हम अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएं, तो हम इंटरनेशनल देखेंगे। तो अगर आप प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो इंडिया का ग्रोथ ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, वो बैलेंस शीट का क्या हाल? आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन Q2 रिजल्ट्स के साथ शेयर करा, उसमें क्या ये यूके परचेज भी इंक्लूडेड है? क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट देखूं और कैश और करंट इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करूं तो आप लार्जली नेट डेट फ्री हो, तो इसमें वो भी इंक्लूडेड है क्या अभी? यूके का परचेज उसमें एडेड नहीं है क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन नवंबर फर्स्ट वीक में ही कंक्लूड हुआ था। तो 30 सितंबर में यूके हमारे पोर्टफोलियो में नहीं था। तो अब 31 दिसंबर का जब आप इन्वेस्टर डेक देखेंगे तो वो यूके इंक्लूड होके आएगा। अच्छा संध्या मैम, आपने अपफ्रंट कहा था कि हम प्राइस हाइक्स नहीं लेते, हम एक लेते हैं जनवरी के मंथ में एनुअल प्राइस हाइक। तो अंदाजन एनुअल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कितने होते हैं? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी बीच में बातचीत चल रही थी कि हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में शायद कोई बातचीत चल रही है, ऐसा रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि शायद अगले साल हॉस्पिटल चेन्स, हॉस्पिटल कंपनीज प्राइस हाइक्स नहीं लेंगे। ऐसा हुई कोई बातचीत आप लोग की? क्या अपडेट्स हैं? इन्फ्लेशन का इफेक्ट टिपिकली हर साल 10 से 12% रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल के कॉस्ट में फर्स्ट वन बिग एलिमेंट इज मैन पावर कॉस्ट, तो उसमें ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाता है। फिर ऑल द ओवरहेड्स दैट कम, उसमें मैन पावर जितना इन्फ्लेशन नहीं आता है, बट ऑन एन एवरेज उसमें भी 5-6 से 8% तक का इन्फ्लेशन आता है। तो ऑन एन एवरेज 10 से 12% का इन्फ्लेशन हमेशा रहता है। हम हर साल ये एंडेवर करते हैं कि पूरा इन्फ्लेशन का इफेक्ट प्राइस में पास ना हो, इसलिए हम लो सिंगल डिजिट प्राइस इंक्रीज देते हैं और बाकी हम अपने एफिशिएंसी से रिकवर करते हैं। हम अपने अगले साल का प्राइसिंग एक्सरसाइज अभी भी कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी अर्ली टू कमेंट। एज फार एज इंश्योरेंस की जो बात है वो एक अलग मुद्दा है, जहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से प्राइसेस में फिक्स हो, उसका और प्राइस चेंज का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अच्छा, इसी का दूसरा पॉइंट, हॉस्पिटल्स कहा जा रहा था, उन लोगों ने डिसाइड किया था कुछ इंश्योरेंस कंपनीज से कैशलेस पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने भी ऐसा कुछ फैसला लिया था क्या? और किस तरह के इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हो? हमने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस नहीं रोका है। हम कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि थोड़े इश्यूज हैं हमारे भी पेमेंट में, टाइमली सेटलमेंट में, डिडक्शंस में एक्सेट्रा। बट जो भी इश्यूज आते हैं हम आपस में बात करके सुलझा लेते हैं और फिर AHPI, नैट हेल्थ, उनसे भी हम कभी कभी उनसे भी डिस्कस करके ऐसा इंडस्ट्री लेवल भी इश्यूज लेके जाते हैं। बट हमने अभी किसी का कैशलेस स्टॉप नहीं किया है। हमारा सबका अभी प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है। परफेक्ट। अच्छा, वो इंटरनेशनल ऑपरेशन चर्चा होती है, लेकिन इस बार यूके एक्विजिशन के चलते रह गया। केमन आइलैंड्स में क्या चल रहा है? वहां पे किस तरह से एसेट स्वेट कर पा रहे हैं आप लोग? किस तरह की ऑक्यूपेंसीज वहां पे देखने को मिली थी? एक नेचुरल हेज तो है ये ज्योग्राफिकल आपके लिए, इस बार तो करेंसी भी आपके फेवर में थी। परफॉर्मेंस कैसा रहा? केमन का परफॉर्मेंस दो हिस्से में देख सकते हैं। अगर केमन का हॉस्पिटल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो फ्लैटिश रहा। ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर सिग्निफिकेंट ग्रोथ था क्योंकि हमने कैपेसिटी ऐड किया है, बट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर फ्लैटिश परफॉर्मेंस था, क्योंकि
जैसे हम सीजनैलिटी इंडिया का बात कर रहे थे, Q2 में थोड़ा सीजनैलिटी का इफेक्ट रहता है क्योंकि केमन का समर वेकेशन Q2 में आता है, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट रहा। इंश्योरेंस जो बिजनेस है केमन में, उसमें काफ़ी हमने ग्रोथ देखा है, ऑलमोस्ट डबल हमने देखा है फ्रॉम अ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और जो लॉसेस जो हम इनकर कर रहे थे इंश्योरेंस में, वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो इंश्योरेंस में हमने अच्छा ट्रैक्शन देखा है केमन में। परफेक्ट। संध्या मैम, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, डिटेल में आपने सब कुछ समझा दिया और थैंक यू सो मच एफर्ट डाल के बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी में सब कुछ हमें समझाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग माय हिंदी। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आपको। थैंक यू मैम। चलिए।